रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, दलेश सिंह यादव जी और मानवर कांसीराम साहब सहित जितने भी महापुरुष बहुजन समाज में हुए हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप सबको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और साहू जी महाराज की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह पैदा हुए और आज ही के दिन हम लोग आरक्षण के जनक साहू जी महाराज की भी जयंती मना रहे हैं। तो वैसे तो आज अपना विचार वहीं पे व्यक्त करेंगे, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम हज़ारों साल की गुलामी झेलने के बाद यहाँ तक पहुँचे। जो कुछ भी हमें मिला, चाहे यहाँ पे एमएलए बने, मैं एमएलए बना, मंत्री बना, वकील बना, या आप लोग जो भी कुछ बन पाए, जो सामाजिक व्यवस्था देश में थी वह हमारे लिए कुछ था नहीं। हज़ारों साल की गुलामी को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, अपने पूरे जीवन को जलाकर हमारे और आपके सबके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। ये जो कुर्सियाँ हैं ना, चाहे कोई कलेक्टर बन जाए, चाहे कोई आईपीएस बन जाए, आईआरएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, काउंसलर बन जाए, एमपी एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, ये जिम्मेदारियां जो संविधान के द्वारा मिलती हैं। लेकिन उन पद से अलग हटे तो हम सब लोग इंसान हैं। एक दूसरे को बराबर का हैसियत की नज़रिए से देखना चाहिए। और आप लोग पैर छूना बंद करो, पैर अपने माँ बाप के छूइए। बाकी किसी नेता के पैर छूने की जरूरत नहीं है, किसी और के पैर छूने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग बराबर हैं, भाई हैं। हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस संविधान से हमें सब कुछ मिला है, आज वो संविधान खतरे में है। आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है। कुछ लोग धर्म को खतरे में बता के, हमारे ही लोग को इस्तेमाल करके देश में नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। उस नफरत के वातावरण से देश कमज़ोर होगा, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमें देश को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना। अगर हमें देश से प्यार है तो हमें मानवता से प्यार होना चाहिए, इंसान से प्यार होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबके लिए समान अवसर मिले, उसके लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। हम लोग मिल के, क्योंकि आज देश में ऐसी ताकत सत्ता में है जो देश को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे शरीर होता है ना, एक शरीर का एक हिस्सा, मान लो राइट हैंड, ये तो बहुत मजबूत लोहा लाट हो जाए और बाकी सारा शरीर पैरालाइज हो जाए, तो क्या वो शरीर किसी काम का है? नहीं। तो आज भारत में ऐसी स्थिति उस राजनीतिक पार्टी ने बना दी जो यहाँ भी सत्ता में और केंद्र में भी सत्ता में। वो केवल नफरत का बाजार चला रही है, लोगों को बांटने में बहुत विश्वास करती है, देश के सारे संसाधनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रही है, देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। ऐसे में अगर आप और हम चुप लगाए रहे और धर्म के नाम पर हमारा इस्तेमाल हुआ तो ना देश का संविधान बचेगा, ना देश का प्रजातंत्र बचेगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी और उसके बाद आपके हमारे जो भी आगे बढ़ने के अवसर बने थे वो अवसर बंद हो जाएंगे। फिर भूल जाइएगा कि आपको वोट का अधिकार रहेगा, आप चुनाव में हिस्सा लेंगे। भूल जाइएगा कि आप सभासद, निगम पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य या चेयरमैन या एमएलए और एमपी कुछ बन पाएंगे। क्योंकि जब संविधान नहीं बचेगा तो आपका वोटिंग राइट नहीं बचेगा, प्रजातंत्र नहीं बचेगा। तो राजतंत्र वापस वैसे ही वो लाने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे वो राजदंड ला के चोल साम्राज्य, जो क्रूर साम्राज्य था, उस राजदंड को, उसका जो प्रतीक है, जो अमानवीयता का, अन्याय का प्रतीक है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, वहाँ से ला के संसद में बिठा दिया। इससे इनकी सोच एकदम स्पष्ट सबको समझ आनी चाहिए। 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं और उनका एजेंडा 100 साल होने पे वापस हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद बाकी जितने बचते हैं उनकी संख्या 90% के आसपास है, 88% है। उनके पढ़ने लिखने के रास्ते फिर से बंद, उनके व्यापार के, संपत्ति के, सत्ता के सभी रास्ते बंद। इनमें किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना, भली भांति समझ सकते हैं। बाकी बातें मंच पे वहाँ करेंगे।
लेकिन आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होइए, जागरूक होइए, अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म कीजिए। यही जातिवाद अंदर ही अंदर हमें सबको खा रहे हैं। हम लोग आपस में जातिवाद कर रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में ऊंच नीच छुआछूत हो रहा है। भाई जब भी दंगे होते हैं, कभी भी किसी दंगे में देख लेना, जो लिस्ट बनती है, जो अरेस्ट होते हैं या मारे जाते हैं, मरने वाले भी, मारने वाले भी, जेल जाने वाले भी, वो सब गरीब मिलेंगे। उसमें कोई अमीर आदमी नहीं मिलेगा, कोई बड़ा नेता नहीं मिलेगा, जबकि करवाने वाले कौन? करवाने वाला इसी रूम में बैठा है, और जिसके दिमाग को कंट्रोल करके करवाया जाता है वो जेल में जाता है या मारा जाता है। नुकसान पूरा देश का है, मानवता का है। आपको अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है। जो सरकारें आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा पाएँ, जो सरकारें आपके इलाज का खर्च ना उठा पाएँ, जो सरकारें आपके बच्चों के लिए रोज़गार के साधन ना बना पाएँ, क्या ऐसी सरकारों की कोई ज़रूरत है? नहीं। तो फिर ऐसी सरकारों को क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं? आज उन्होंने एजुकेशन को, जो एजुकेशन बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने रास्ता बनाया था, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने शुरुआत की थी, एक रास्ता बना के दिया, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। जो कि आज अब कोई भी किसी भी जाति का हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर उसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और उसका बच्चा 12वीं करके किसी तरह मेहनत करके क्वालिफाई कर लेता है, इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन होता है, मेडिकल में एडमिशन होता है, मैनेजमेंट में होता है, लॉ में होता है, तो 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपये 1 साल की फीस है, हॉस्टल का खर्चा लगे। तो गरीब दलित पिछड़ा तो छोड़ दीजिए, तो पढ़ ही नहीं पाएगा। बाकी दूसरी कास्ट में भी जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, क्या वो एक डिग्री कराने के लिए 12 से 15 लाख का खर्च उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते ना। तो नुकसान तो पूरे देश का होने वाला है। तो अगर ऐसी सरकारों को फिर से रिपीट किया तो मान लीजिएगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हम कह रहे हैं ज़्यादा समझना, बाकी बातें वहाँ करेंगे। अब हम थोड़ा नहा धो कर तैयार हो रहे हैं, आगे का प्रोग्राम